सो वेलकम बैक क्लास 10th। और बेटा आज हम लोग एपी को कंप्लीट करने वाले हैं। एपी का आज अंतिम संस्कार होने वाला है, यानी लास्ट एक्सरसाइज। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए अभी भी बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा इनइक्वलिटी के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, डिटेल में आप क्लास 11th में जान लेंगे। अभी हमको छोटा सा इनइक्वलिटी नाम का एक छोटा सा टॉपिक उसको सीखना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कह रहा है विच, अच्छा देखो एक चीज़ समझो। अगर मैं लिखता हूँ, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा x = 15, और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ -x = 15, तो आप x की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, है ना, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। और इस वाले में हम लोग जनरली लिखते क्या है, x = -15। अब ज़रा मुझे बताओ ये कैसे होता है? आप कहेंगे सर ये वाला माइनस इधर ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। एक और चीज़ सुनो, असल में होता कैसे, देखो हम लोग करते क्या है, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर सकते हैं ना, अभी सीखा हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना, किसमें, एलिमिनेशन मेथड में सीखा कि नहीं सीखा? ठीक, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम +x और इधर -15, और इसको हम शो नहीं करते, डायरेक्ट ऐसा ले आते हैं। तो असल में इसके पीछे ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या पड़ता है इसमें, क्या है, किसी ये इक्वेलिटी है, इसके दोनों तरफ =2 है। ये चीज़ क्या है, इक्वेलिटी है, और इसके दोनों तरफ =2 है। किसी भी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इनइक्वलिटी की फॉर्म में हो, अगर मैं लिखता हूँ x -x = 15, ये क्या है, इनइक्वलिटी। इसे क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, ग्रेटर या लेस देन का साइन चल रहा है। ठीक है, -x = 15 और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इधर दिखेगा x और इधर दिखेगा -15, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। आई बात समझ में आई? ये चीज़ हमको समझनी है कि जैसे इनइक्वलिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इनइक्वलिटी से होके गुजरना है। तो जैसे ही -x की वैल्यू 15 से लेस देन है, तो x की वैल्यू -15 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, इनइक्वलिटी में जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या यूँ कहो कि माइनस ट्रांसपोज करेंगे, तुरंत इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज कर देगी। ठीक है, बस एक ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी थी। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है देखो, मैं लिख लेता हूँ गिवन एपी। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मेरे साथ पढ़ लेंगे। गिवन एपी है 117, यही है, हाँ, फिर 113 और डैश 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 डैश। अब कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एपी स्टार्ट करी 10 से, अगला लिख दिया 8 6 4 2 0 -2 -4। क्या एक एपी तो है, एपी है, हाँ जी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 का। हर एक टर्म में -2 करते जाओ। इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये रहा, और इसके बाद सारे नेगेटिव है ना। तो इस एपी में भी आप देखो इसका डिफरेंस कितना है, -4 का, दिख रहा है ना, -4 का। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें भी नेगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। उनमें जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म है उसके बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में भी नहीं। देखो यहाँ पे कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ऐसे ही पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमको टर्म बताना है, यानी टर्म का नंबर बताना है। और नंबर किससे आता है, n से। किससे आता है, n से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझो, ये मान लीजिए a1 है,
ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। ये A2 है, ये भी ग्रेटर देन 0, A3 ग्रेटर देन 0, A4 ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 भी 0 ग्रेटर देन 0, 6 इक्वल्स टू 0 और A7 लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, A8 भी लेस देन 0 है, तो ये A7 नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है। ये हमको समझ में आना चाहिए, इस बात का मतलब क्लियर हुआ ना क्लियर। जो टर्म नेगेटिव होगा मतलब वो लेस देन 0 होगा, तो उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मेशन का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये एक AP है, हेयर लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू कितना है इसका 121 और D कितना है इसका -4, क्लियर, ठीक है। चलो अब उससे पूछा था विच टर्म, हमने शुरू से सीखा है लेट nth टर्म, तो मान लेते हैं लेट इट्स nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमको क्या पता कौन सा टर्म है, तो हमने माना nth टर्म है ना। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब nth टर्म नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को शो करने का तरीका मैंने आपको बताया, लेस देन 0 आप लिख दीजिए। इक्वल्स इक्वेशन नहीं, इनइक्वलिटी बनी है। चलो खोल दो, nth कैसे लिखते हैं, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। वैल्यू पुट कर लीजिए 121 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी कितना है इसका -4 इज लेस देन 0। सही है, आ रही है बात समझ में। चलो बढ़िया, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लीजिए n माइनस 1 टाइम्स -4 इंटू में धोखा मत खाना -121। ये तो इधर ऐसे ही जाएगा, प्लस का 121 है, इनइक्वलिटी को तो जाके माइनस का 121 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, -4n प्लस 4 इज लेस देन -121, -4n इज लेस देन -121 एंड -4n इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा बताइए, -125, ठीक है। कितना हो जाएगा -125, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कैलकुलेशन भी। अब देखो, अब इसमें माइनस से माइनस नहीं काट सकते, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। मैंने पहले भी समझाया था, एक्चुअल प्रोसेस जो है उस पर जाएंगे हम। दोनों इससे माइनस कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते नहीं है उसको। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4n बना और ये 125 बना पॉजिटिव, और इनइक्वलिटी ने अपना साइन चेंज कर लिया। देख लो, इधर क्या था, -4n इज लेस देन -125, और इधर क्या होगा, 4n इज ग्रेटर देन 125। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए। सो n इज़ ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1/4 यानी 25। हाँ, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होगी, यही तो बता रहा है। यानी वो जो टर्म होगा वो 31.25 से बड़ा नंबर वाला टर्म होगा। तो टर्म का नंबर तो क्या होता है, इंटीजर होता है ना, या होल नंबर बोल लेता हूँ। सिंस n इज अ होल नंबर, टर्म का नंबर तो होल भी क्यों लिखे, 0 टर्म तो होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर लिखते हैं। काउंटिंग के लिए तो यही होता है ना। भाई फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है, या फोर्थ टर्म है, या फिफ्थ टर्म है, या सिक्स्थ टर्म है, ये सब नेचुरल नंबर तो है। 0 टर्म तो कोई बोलता नहीं है, -1 टर्म होता नहीं है ना। सिंस n इज़ अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर बता दो 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 32 होगा। देयरफॉर n इक्वल्स टू 32, खत्म बात। सो इट्स 32 सेकेंड 32 इट्स 32th term is first negative term। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जरा इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और भाई चीज़ हो ही गई, बोलने में मुझे लग ही रहा था बड़ा अजीब सा। 30 सेकेंड आएगा ना, 30 सेकेंड टर्म इज़ 31st 32nd 33rd, इस तरीके से। तो 30 सेकेंड टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, कह
कह रहे द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने बोला है द सम ऑफ द थर्ड एंड 17 टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP B A एंड स्मॉल d। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने बोला सम ऑफ थर्ड एंड 17th टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड 17th टर्म। तो ये थर्ड टर्म, ये 17th टर्म, इन दोनों का सम बराबर कितना बोलता है, बोलता है 6। इसको खोल लो यार, कितना हो जाएगा A+2D, और ये कितना हो जाएगा A+16D इज इक्वल्स टू 6। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 2A + 18D इक्वल्स टू 6, छोटा कर लो, सिखाया था A + 9D इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, हो सकता क्या, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में आता है और बोला, साथ में बोलता है अच्छा एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब A3 मल्टीप्लाइड बाय A17, ये कितना है 8, ये तो बोला उसने। एंड देयर प्रोडक्ट मतलब द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड द 17th टर्म। ठीक है, खोल लो इसको भी। A+2D मल्टीप्लाइड बाय A कितना है +16D इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई कर लो, और क्या कर सकते हो, कर सकते हो इससे ज़्यादा कुछ नहीं सर। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो, A² + 16A × D, सही है, +2A × D + 32D² इक्वल्स टू 8। ये क्या बन गया, अरे जो भी बन गया अभी देख लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये बना A² + 16 + 2 18AD एंड +32D² इक्वल्स टू 8। वेरी गुड। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, देखो एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं वैसे, अगर हम करना चाहें तो। कौन सा वाला, अच्छा एक गड़बड़ हो गई है, ये आई थिंक 7th टर्म दिया था ना, अब मैंने 17th टर्म ले लिया, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6D और 6 + 2 8 हो जाएगा, और कॉमन लेके यहाँ बचेगा 4। ऐसे ही गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, 7th 6 हो जाएगा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ यहाँ से 6 आएगा, और पता नहीं क्या क्या हो गया। 6 × 2 = 12, फिर से चेक करते हैं। A² + 2AD, ठीक है, A² + 6AD + 2AD + 12D², ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा, A² + 8AD + 12। ठीक है जी, कहानी सही है इतनी, हाँ ठीक है इतनी कहानी। और ऊपर हमारे पास बचता था A + 4D = 3। अब क्या कर सकते हैं, देखो सोचते हैं कि इसके बारे में, इसका क्या क्या हो सकता है। एक तरीका तो मेरे पास ये बचता है कि मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूँ और उसे 3 - 4D करूँ, और फिर यहाँ लिख दूँ 3 - 4D 3 - 4, तो पूरी इक्वेशन D के टर्म में आ जाएगी। और फिर कुछ हो सकता है, कुछ तो कैसे नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत तो जैसे भी हम करेंगे कुछ ना कुछ हो ही सकता है। एक और तरीका मेरे पास और हो सकता है कि मैं अगर क्या करूँ, देखो इसमें हो सकता है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि A² कटेगा, और यहाँ पे कितना आएगा A + B का होल स्क्वायर, एक टर्म बनेगा ट्वाइस ऑफ A × D, ट्वाइस ऑफ A × D मतलब 2A × 4D, और वो बन जाएगा 8AD, और ये टर्म कटने के पूरे चांसेस। आई बात समझ में, आई। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ देते हैं, और अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर करो जरा, कितना बनेगा, डायरेक्ट कर दूँ, चलो A² + 16D² + 8AD और इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर लो, माइनस कर लो इसको, 3 में से 2 या 2 में से 3 जो आपकी इच्छा, तो बाय 2 - 1 कर लेते हैं, बाय इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही,
नोट करो, ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, और इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 16 लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे ना, उसको उधर लिखेंगे, 8AD प्लस 16D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले सबके। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, बढ़िया हो गया। यहाँ कितना बचा, -4D स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा -1, तो 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर D स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर D इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट, ध्यान देना, प्लस माइनस रूट 1/4, यानी D इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में। तो D की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, क्लियर है ना, D की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। अब बताओ D क्या था, क्या होता है D? सर D कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या नेगेटिव नहीं होता? होता है सर। पॉजिटिव नहीं होता? होता है। आपके पास क्या ऑप्शन बचा फिर? आपको दोनों लेने पड़ेंगे और कोई तरीका ही नहीं है ना। और वैसे बाय द वे हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। 16 टर्म का सम निकालने के लिए A भी चाहिए, D भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे और जगह चाहिए, फिर मैं इसमें से कुछ पार्ट इरेज कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलो, अब मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें से मैं A निकालूंगा, तो मैं बाकी का पोर्शन हटा लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ से, देखो, इफ़ D इक्वल्स टू +1/2 देन A इक्वल्स टू 3 - 4D, यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 से निकाल रहा हूँ, है ना। या एक काम कर लेते हैं, छोड़ो, यूजिंग D इक्वल्स टू लिख देते हैं सीधे, यूजिंग D इक्वल्स टू +1/2 इन इक्वेशन 1, यहाँ उठा के रख लेते हैं। कितना बनेगा? A + 4 × ½ इक्वल्स टू 3, A + 2 इक्वल्स टू 3, देन A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो क्या बना देखो, व्हेन D इक्वल्स टू ½ लिया हमने, देन A इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। एक पेड़ तो ये बना। अच्छा, फिर एक और काम कर लेते हैं, यूजिंग D इक्वल्स टू -½ इन इक्वेशन 1, क्योंकि D की दूसरी वैल्यू -½ थी, देन A + 4 टाइम्स ऑफ -½ इज इक्वल्स टू 3, A - 2 इक्वल्स टू 3, A इक्वल्स टू 5, दूसरी वैल्यू पे आ गई। सो व्हेन D इक्वल्स टू -½ देन A इक्वल्स टू कितना है मेरे पास? 5। ठीक है, आई कहानी समझ में? आई ना। तो दोनों वैल्यू है। अब बताओ, इसमें भी कोई छोड़ने का रीज़न नहीं है, कोई नेगलेक्ट करने का रीज़न ही नहीं है। A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, A की वैल्यू 5 भी हो सकती है। समझ में आई कहानी? इसको इरेज कर दूँ? ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, 16 टर्म का सम निकालना है। तो पहले आप एक बार इस केस को लेंगे, एक बार इस केस को लेंगे, है ना, दोनों ही लेंगे हम, सब सेटिस्फाई करेगा। फॉर A इक्वल्स टू नहीं, A इक्वल्स टू कितना? 1 एंड D इक्वल्स टू ½ S 16 इक्वल्स टू 16/2 2A + 15 × D मतलब ½ ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे S16 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? एक आप S16 निकाल लेंगे, कितना आ रहा होगा, जितना भी आ रहा होगा आप निकाल लेना। इसी तरीके से सेकंड निकालेंगे, फॉर A इक्वल्स टू कितना था? 5 एंड D इक्वल्स टू -½ S16 इक्वल्स टू 16/2 twice of 5 2A + 15 × -1/2। इसको सॉल्व करके दूसरा D आपके पास आ जाएगा। कहानी आ रही है समझ में? और जो भी आएगा आप निकाल लेना, तो फिर लिख लेना। सो सम ऑफ इट्स 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स हमको लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही फर्स्ट से होता है। फर्स्ट 16 टर्म्स इज इधर, जो पहली वैल्यू यहाँ से आएगी और जो दूसरी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ये होगा या वो होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, है ना। या तो AP वो होगी जिसका कॉमन डिफरेंस
फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा, या फिर वो होगी जिसका फर्स्ट टर्म 5 होगा और कॉमन डिफरेंस -½ होगा। समझ में आया? चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अ लेडर हैज़ रंग्स। लेडर क्या होती है? सीढ़ी, और रंग्स मतलब जो उसमें पाए होते हैं जिसमें हम पाँव रखते हैं ना। तो ऐसा कुछ डायग्राम गिवन है, देखो इस तरीके का। सीढ़ी ऐसे ही तो होती है, नीचे से चौड़ी, फिर धीरे धीरे संकरी होती चली जाती है, नैरो होती चली जाती है, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? अ लेडर हैज़ रंग्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। कैसे है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है पहला रंग ये रहा, फिर इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी लेंथ और कम हो जाएगी लकड़ी की, फिर और लेंथ कम हो जाएगी, और वो कह रहा है 2 कंसेक्टिव के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है ना। ऐसे ही अगले लोगे तो 25 सेंटीमीटर का गैप, इस तरीके की कहानी हमको क्वेश्चन में बयान करी जा रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? द रंग डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। ये है रंग पाया और उसकी लेंथ कितनी कितनी हो रही है? फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो यहाँ कहीं जाके टॉप वाली है, इसकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर लेंथ है रंग की, और इसकी कितनी है? 45 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम से भी अंदाज़ा लग ही रहा होगा, धीरे धीरे लेंथ कम होती चली जाएगी। अच्छा ठीक, और क्या दिया है? इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। देखो ये बॉटम वाली सीधी हो जाए लाइन, हाँ बिना डांटे तो होती नहीं है, और ये टॉप वाली, इसके बीच में कितना गैप है? 2.5 मीटर। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर लो, 2 मीटर यानी 200 मीटर, और ½ मीटर यानी 50 मीटर। तो कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 250 मीटर का है। चलो बहुत बढ़िया, डायग्राम से बड़ी हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। चलो बहुत बढ़िया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। देखो एक ये रही 45 की, प्लस अगली की लेंथ में जोड़ूंगा, प्लस अगली की लेंथ जोड़ूंगा, और लाते लाते किस में जोड़ूंगा? 25 सेंटीमीटर को लास्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। अब ये एपी का क्वेश्चन कैसे बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये साहब ये एपी का क्वेश्चन कैसे हो गया। देखो मान लो, क्योंकि मुझे टर्म तो इससे पता नहीं है भाई, लेंथ ऑफ वुड क्या पूछा था? टू मेक लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर हाँ रंग्स की पूछ रहा है ना, फॉर रंग्स इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा? 45 प्लस अगला टर्म मुझे पता नहीं है ये कितना होगा, इसकी लेंथ ये भी नहीं पता, मुझे सीधे पता है लास्ट टर्म 25। क्लियर? एक तो ये पता है। अच्छा इसको देख के कहाँ से पता चल रहा है कि एपी बन रही है? अभी तक तो हम बताते थे इट इज़ एन एपी, और उसके बाद एपी के सम का फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पे कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है, क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने बोला है द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, है ना। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, जैसे जितना डिफरेंस इससे इसमें आ रहा होगा उतना ही डिफरेंस इससे इसमें आ रहा होगा, उतना ही डिफरेंस इससे इसमें आ रहा होगा, उतना ही डिफरेंस इससे इसमें आ रहा होगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये गिवन है द डिफरेंस, द लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। इस यूनिफॉर्मली वर्ड से सारा गेम पलट गया। इसी वर्ड से हमको समझ में आया कि ये भाई जो भी कुछ है बनना तो इसने पक्का एपी है। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? इनका सम भी मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 रखूँगा, a प्लस एल लगा लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। a मेरे पास है, l भी मेरे पास है। लास्ट टर्म क्या चीज़ नहीं है, ज़रा सोचो दिमाग में। मेरे पास n नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितने रंग से उससे बनाए हैं। तो अगर मैं इसमें n निकाल लूँ तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब सोचो n कैसे निकालेंगे, बस यही है इस क्वेश्चन में खास, बाकी कुछ नहीं है ना। अब सोचना ये है कि n कैसे निकालेंगे। n मतलब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ कितने रंग से, तो सोचते हैं। देखो पहले मुझे एक चीज़ का जवाब देना, 1 से 10 के बीच कितने नंबर्स आते हैं बताओ जरा। शाबाश, कितना आंसर आया? 10 - 1 9। गलत आंसर, नहीं 8 नंबर्स आते हैं। 1 से 10 के बीच कितने नंबर आते हैं? 8 नंबर्स आते हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 क्या, अच्छा 9 भी तो था, 8 है ना। तो 1 से 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 9 नंबर आते हैं। ये बात हमको समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ
और इसका इससे क्या रिलेशन जो मैंने आपको समझाया, मैं देखूंगा कि ये टोटल कितना है 250, कितना है 250 मीटर, और इसके बीच बीच में कितना कितना रखा उसने, हर एक 25 सेंटीमीटर पे 2 रंग से देख लो, है ना। पहले 25 पे फर्स्ट और सेकंड है, और दूसरे 25 पे सेकंड और थर्ड है, तो एक रिपीट भी हो जा रही है। तो सुनो ध्यान से, मैं इसको 25 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितनी आएगी 10 रंग्स, ठीक है, कितनी आ जाएगी 10 रंग्स। अब सुनो एक चीज़ और, इसके बीच में 10 रंग्स नहीं है बेटा, इसके बीच में 11 रंग्स हैं, 11 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं 11। देखो इस बात को आप ऐसे समझो, ये मैं बनाता हूँ 3 4 5 6, ठीक है, मैंने 6 बना दी, और मैंने कहा कि ये टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास है ये है 60 सेंटीमीटर, और हर 2 सेंटीमीटर पे मैंने रंग्स बनाई है ना। 2 कंसेक्टिव रंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो कितनी बनेंगी, और ये तो फिर गड़बड़ होगा मेरा, है ना। काम कर लेते हैं, चलो एक काम कर लेता हूँ, सबसे अच्छा बना के सोच लेते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भले अभी क्वेश्चन कर लें लेकिन एग्ज़ाम में आप फंस सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाली स्टार्टिंग हो गई, और यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर गया तो एक रंग बनाई, फिर 2 4 6 8 10, है ना, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव रंग्स कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो मेरे को लगा ऐसे कर देना चाहिए, तो आंसर आया 5, जबकि काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 बन रही है। समझ में आई कहानी। इसका मतलब जो डिवाइड करके आएगा उससे एक ज़्यादा हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, जो डिवाइड करके आएगा उससे एक ज़्यादा हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली नहीं गिनी, हमने यहाँ से देखा ये इसके जस्ट बाद देखा 2 पे 1 आई, अगले 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 2 पे 1 आई। एक्चुअल में इस कैलकुलेशन में हमने स्टार्टिंग वाली को छोड़ दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने पूछा था कि 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। कुछ ने कहा 9 आते हैं, किसी ने कहा 8 आते हैं, किसी ने कहा 10 आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बस हमको समझने की जरूरत थी, अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय कितना था वो 25 + 1। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। कौन से का आंसर है, थर्ड का। सो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएगी, बस यही था इसमें समझने लायक, बाकी तो मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 11 हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेंथ of wood required to make rungs is given by is equals to क्या था बताओ 45 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट था 25, है ना। और ये टोटल कितनी हो रही है 11, ठीक है। सिंस इट इज गिवन दैट length of rungs decreases uniformly, है ना। मैंने आपको समझाया इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर उसने ये लिख के नहीं दिया होता तो हम इसे एपी नहीं बोल सकते थे, है ना। डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, देयरफॉर लेंथ्स ऑफ रंग्स आर इन AP, ठीक है। हेंस 45 प्लस डैश 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 प्लस 25 विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दो SN का n/2 यानी 11/2 2A प्लस 10 × D, और D कितना है इसके लिए, और डी की तो हमको जरूरत ही नहीं है ना। कितना था A + L लगा देते हैं, वही तो लिखा था मैंने। चलो ऐसा ही लिख ले, तो इक्वल्स टू S16 इज इक्वल्स टू 16/2 A + L 45 + 25, ठीक है।
अब आप नॉर्मली इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर लिख लेना। सो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक रंग्स इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए। आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट, यस इट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कह रहा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equals to the sum of the numbers of houses following it. अरे वाह, बहुत इंग्लिश हार्डली क्वेश्चन है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, और कह रहा है इस x की वैल्यू निकालो। चलो समझते हैं पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे एक रो है, एक लाइन है ना, रो है, कॉलम तो ऐसे बनते हैं, इसमें मकान है ऐसे 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 ऐसे, है ना, और कहाँ से कहाँ तक नंबर पड़ा हुआ है, हाउसेज आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी ये हाउस नंबर 1 है और ये 2 होगा और ये 3 होगा, ऐसे चलते चलते यहाँ लास्ट है 49। बात को समझो, कंसेक्यूटिवली मतलब 1 1 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, समझ में आई ना कहानी। 1 1 1 का डिफरेंस चल रहा है मतलब ये एपी तो है ही है, ये तो हमको कंफर्म पता चल गया। अच्छा बहुत बढ़िया, अब आगे क्या बोल रहा है, अब कह रहा है शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे कहीं कोई मकान है जिसका नंबर है x, हम मुझे भी नहीं पता वो कौन सा है, 1 से 49 के बीच, मैंने मान लिया कोई x है, उसने बोल रखा है कोई x है। किस तरीके का है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रोसीडिंग, सच दैट द नंबर ऑफ हाउस प्रोसीडिंग, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रोसीडिंग, x से पहले आ जाओ जरा, x से पहले, x से अच्छा 3 से ठीक पहले क्या आता है 3 - 1, 2 से ठीक पहले क्या आएगा 2 - 1, 10 से ठीक पहले क्या आएगा 10 - 1, जल्दी बोलो, x से ठीक पहले क्या आएगा x - 1, क्या आएगा x - 1। तो अगर इस वाले घर का नंबर x है तो इसका कितना होगा x - 1, ठीक है। इसकी मुझे ज़रूरत थी, इससे मुझे लिखना पड़ा। अब बढ़ते हैं आगे, तो उसने क्या बोला, देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the house preceding the house numbered x, यहाँ जो घर है x से प्रीसीडिंग मतलब x से जो पहले वाले घर हैं, कौन कौन से हैं 1 2 3 से लेकर x - 1 तक, इनका सम यानी 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस x - 1, इनका सम आगे बोल रहा है इज इक्वल टू द sum of the number of the houses following it, sum of the number of the houses following it। ये फॉलो करने, ये था फॉलो करने वाले जो x को फॉलो कर रहे हैं और ये जो x से प्रीसीड कर रहे हैं यानी x से आगे हैं। तो ये कहना चाह रहा है इस x से पहले वाले का सम जो कि मैंने ये लिखा है और इसके बाद वालों का सम बराबर आना चाहिए, ऐसी वैल्यू x की ढूंढनी है, यानी ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज़ मुझे बता दो, Sn जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, इसमें n क्या होता है, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, गलत आंसर। अच्छा S16 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 16 टर्म्स, यही होगा, गलत है बिल्कुल, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स है भैया, क्या है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी जब आप शुरुआत से 16 टर्म गिन रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर भी। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूँ सम का इस वाले पार्ट के लिए, मैं नहीं लगा सकता डायरेक्ट। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला या तो यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, बीच से नहीं करा जा सकता, एक चीज़ तो हमको समझनी है, ठीक है। तो फिर ये वाला सम निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये बताते, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ है ही नहीं, है ना, अभी समझो कुछ है ही नहीं, ये वाला सम कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। कितने टर्म लिखे मैंने, 8 टर्म। मैं आपसे कहता हूँ 5 से लेकर 8 तक का सम निकालो, और इसको मैं एक लाइन से डिनोट करता हूँ, और आपके पास तरीका शुरू से निकालने का है। आपके पास क्या तरीका है, शुरू से निकालने का। तो आप क्या करेंगे, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, आप यहाँ से यहाँ तक का, इससे एक पहले तक का सम निकालें, इससे 5 से 8 निकालना, तो 5 से पहले 4 तक का सम यानी S4 निकालें, और पूरा यानी S8 निकालें, और दोनों को माइनस कर दें। जैसे आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, S5, देख लो, सॉरी S5 नहीं, ये बचेगा S5 to 8, 5 से 8 तक का सम निकल जाएगा। आई ना कहानी समझ में आई।
पूरे में से क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग से चलता है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक यानी पूरे में से स्टार्टिंग से उससे जस्ट एक पहले वाला माइनस कर देंगे। आया समझ में? आया? पक्का? चलो वही फॉर्मेशन फिर हम इस पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, मुझे यहाँ x के बाद से निकालना है तो उससे पहले वाला x है तो S49 यानी पूरे में से SX में माइनस कर लूँगा तो ये वाला सम बन जाएगा। ये वाला सम कितना हो गया बताओ जो प्रोसीड कर रहा है, S49 माइनस SX, और ये वाला सम कितना हो गया SX माइनस 1। समझ में आ गई कहानी? आई कहानी समझ में? चलो बहुत बढ़िया है ना। तो इसको आपने समझा होगा तो अब सीधे हम क्वेश्चन पे आए थे। अब क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा छोटा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर चल रहा है 4। नंबर ऑन हाउसेस क्या दिए हैं बताओ? 1 2 3 4 डैश 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 49। ठीक है, ये क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट था, हमने वहाँ से लिख लिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब सीधे एक काम कर लेते हैं, पहले से बता लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एपी है, इट इज़ एन एपी हुज डी, तभी तो एपी का फॉर्मूला लगा पाएंगे 1 एंड ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे लिख रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था जो मैंने आपको बताया था SX माइनस 1 पहले तक का सम और उसके बाद तक का सम S49 माइनस SX, ये तो बोला था उससे, है ना। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? SX माइनस 1 इक्वल्स टू S49 माइनस SX। ये अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हिंट में उससे जो लिखा था वो ऐसा क्यों लिखा था। आगे समझ में? चलो ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? खोल लो, इसको खोल लो, इसका तो हमको सब पता ही है। n इक्वल्स टू कितना है यहाँ हर पार्ट के लिए, इसके लिए n कितना है x माइनस 1, इसके लिए n कितना है 49, इसके लिए n कितना है x। ठीक है ना, दिख रहा है उसके बेस पे। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1। चलो बढ़िया, इज इक्वल्स टू 49/2 यानी n/2 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1। ठीक है, चलो फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट क्योंकि जो खुलेगा x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी x माइनस 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, x तो ऐसे ही रहेगा और ये कितना बचेगा 2 1 जा 2 और माइनस 1 यानी प्लस 1। सही है, ये तो आइडेंटिटी बन भी रही है। चलो देखेंगे अभी। इज इक्वल्स टू ये 49 ऐसे ही रहा, अंदर 48 प्लस 2 50 बन गया, देन माइनस x, अच्छा अपॉन 2 कहाँ गया? दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, अपॉन 2 ये रहा ताकि मैं इसे कैंसिल आउट कर सकूँ। x ब्रैकेट बना लो, सब पे जाएगा। ये कितना आ गया देखो 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 1, x प्लस 1 बचेगा, ये भी x टाइम्स ऑफ x प्लस 1। कहानी आ रही है समझ में? आ रही है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 2 कॉमन आ गया, 49 ये रहा, 48 1 जा 48 प्लस 2 50 बन गया, इधर अपॉन 2 वाला एलसीएम में आ गया। x 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस 1 2 माइनस 1 हो गया 1, सो x प्लस 1 टाइम्स 1, ये कितना बचा x इंटू एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। पहले 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचता है? आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया। इधर कितना बचता है? 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देख लो, होता ही नहीं होता है? अरे बता दो, होता ही नहीं होता है? हाँ होता है, बहुत बढ़िया। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले आते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी प्लस एक्स और इसको भी इधर ले आते हैं माइनस, कितना बचेगा? ये आएगा आपका 2000 और 424 2445 समथिंग, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? कुछ चेक करो तो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पर एक गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे हो गई थी गड़बड़। यहाँ तो सही लगाया था n की जगह 49 48 और यहाँ पे भी सही, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, है ना। ये x माइनस 2 बनना चाहिए था भाई साहब। कितना बनना चाहिए था? x माइनस 2, तो इधर का पोर्शन हो गया गड़बड़ क्योंकि n/2 था ना। 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब x माइनस -1 ये x माइनस 2 इंटू डी, ये गड़बड़ हो गई थी, इस चक्कर में ख़राब हो गया था मामला।
चलो फिर से देखते हैं यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, उधर का तो ठीक ही था 49 इंटू 48 और x माइनस 1 उधर का ठीक था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा अपॉन 2 भी था, ये हमने काट दिया था, थोड़ी जगह बचा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 2450, 5 5 2500 और उसमें से 1 50 और 2450। ठीक है, और ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड कितना माइनस एक्स। ठीक है, अंदर इंटू हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये इधर आके प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 2450। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 1225 किसका होता है ये बताओ, 4 3 4 जा 35 का, 35 का होता है, हाँ 35 का जा रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू रूट 1225 प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा जिसके लास्ट में 25 आता है उसका स्क्वायर की टेक्निक सीख लो। जैसे 1225 आ रहा है, इसके रूट है, तो आपको लास्ट का जिसके लास्ट में 25 दिखाई देगा वो 5 तो होगा ही होगा, है ना, यानी 5 के मल्टीपल का होगा। अब आगे की 2 डिजिट देखो और किसी 2 नंबरों में तोड़ लो जो कंसेक्टिव मल्टीप्लाई करके आते हो। जैसे 4 3 जा 12 बनता है, तो इसमें छोटा वाला नंबर यानी ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 5 के लिए ट्रिक होती है, आपको आनी चाहिए क्लास 10th में। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। सो एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस 35। अब सुनो 2 वैल्यू आ गई, कौन सी लेनी है। एक्स क्या था, नंबर ऑफ अ हाउस, नंबर ऑफ हाउस नेगेटिव हो नहीं सकता, since x is number of a house, x किसी हाउस का नंबर है, therefore x equals to minus 35 neglected, so x equals to plus 35। तो 35 नंबर का वो हाउस है जिसमें ये कंडीशन लग रही है कि उससे पहले वाले हाउसेस के नंबर्स का सम और उसके बाद वाले हाउसेस के नंबर का सम इक्वल आता है। ठीक है, आया समझ में, आया ओके। तो फिर वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बात है लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या बोल रहा है, कह रहा है स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। Okay, each step has a rise of 1/4 meter and a small tread of ½ meter। फिगर उसने दिया है 5.8, मैंने बना भी रखा है, कोशिश करिए। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। समझते हैं, देखो क्या है, ये है एक टेरेस छज्जा जैसा जिस पे लोग बैठते हैं फुटबॉल देखने के लिए, इधर इधर है इस तरीके से, है ना। और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसकी लेंथ कितनी है देखो 50 मीटर, समझ रहे हो ना। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली को, कि ये चौड़ी लंबाई कितनी होने वाली है सीढ़ी की, तो एक सीढ़ी इसके ऊपर, दूसरी इसके ऊपर, तीसरी, चौथी, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर। आई बात समझ में। चलो तो लिख लेता हूँ, गिवन लेंथ इज इक्वल्स टू 50 मीटर, लेंथ ऑफ ईच स्टेप मतलब सीढ़ी इक्वल्स टू 50 मीटर हो गया। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, और इन्फॉर्मेशन देखो, हाइट दी है 1/4 मीटर, यानी जो पहली सीढ़ी है ग्राउंड से वो 1/4 पे है, दूसरी उससे 1/4 पे है, तीसरी उससे 1/4 पे है, यानी हर एक सीढ़ी की हाइट देखो, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी हो जाएगी बताओ, 1/4 मीटर। अच्छा हाइट ऑफ सेकंड स्टेप निकालो, हाइट ऑफ सेकंड स्टेप कितनी हो जाएगी, ये इस 1/4 में एक 1/4 और ऐड कर लेंगे, यही तो होगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से हाइट ऑफ थर्ड स्टेप कितनी हो जाएगी, इसमें आप एक 1 यानी कितना आएगा, यानी 2/4, इसमें आप एक 1/4 और प्लस कर लें, इसी तरीके से तो आता जाएगा। कहानी आ रही है समझ में। थर्ड की कितनी हो जाएगी, सॉरी फोर्थ की, इसमें एक 1/4 और ऐड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाइट आ गई, लेंथ आ गई। अब ब्रेड्थ के बारे में बात करते हैं, ब्रेड्थ कितनी होगी। तो देखो उससे बोल रखा है एंड अ ट्रेड ऑफ ½ मीटर, ईच स्टेप हैज़ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ ½ मीटर। और ट्रेड में आपको उससे दिखा भी रखा है, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई, विड्थ हो गई, है ना। और ये ईच के लिए है, एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू ½ मीटर। तो देखो दो चीज़ें तो हर एक स्टेप के लिए कांस्टेंट है, एक क्या है विड्थ और एक क्या है लेंथ। लेंथ सबकी 50 मीटर है
और विड्थ सबकी हाफ मीटर है। ये अगर मेरे पास स्टेप है ऐसे ऐसे ऐसे, तो लेंथ सबकी कितनी है 50 मीटर और विड्थ कितनी है 2 मीटर। डिफरेंस किसका आएगा, हाइट का। हाइट का कैसे आएगा, फर्स्ट वाली 1/4, फिर सेकंड वाली उससे इतना, फिर थर्ड वाली उससे, इस तरीके से 1/4 1/4 1/4 का डिफरेंस आता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बता दो। ठीक है ना। 1/4 2/4 ये निकाला था हमने, फिर 3/4 इस तरीके से। तो देखो अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जरा ध्यान से देखो, ये जो सीढ़ी थी ये 3D में थी, इसका L था, B था, H था, LBH था ना। तो क्या हो गया, अगर क्यूबॉइड हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप का L बोलो 50, सबके लिए है कि नहीं है, बताओ। हाँ है। इनटू B कितना है, सबके लिए 1/2 था, और H कितना था फर्स्ट वाले का 1/4। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप का कितना है, L 50 B हाफ, और ये कितना हो गया था 2/4, आपको पता है मैंने निकाल के दिखाया था। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप L 50 B हाफ, और H कितना हो गया था 3/4। इसी तरीके से हम औरों का भी निकाल सकते हैं, है ना। कहानी आई समझ में, ओके। अब क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हर किसी का इंडिविजुअल जोड़ लेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 प्लस नेक्स्ट 50 इंटू हाफ इंटू 2/4 प्लस 50 इंटू हाफ इंटू 3/4 और प्लस डैश 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 अप टू कितने टर्म्स, कितनी सीढ़ियाँ बताओ। उसने बोला था कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, तो अप टू 15th टर्म। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है जी। चलो अभी तक हमको ये नहीं पता ये सीक्वेंस है कौन सा, ये सीरीज़ किस चीज़ की है, पता चल गया क्या आपको? मुझे तो नहीं चला। देखो जब तक मैं से AP बताऊंगा नहीं तब तक मैं AP का फॉर्मूला यूज़ कर नहीं सकता। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, HP भी हो सकता है स्टार्टिंग में। वो बात अलग है कि क्लास 10th में तो हमारे पास सिर्फ AP होता है। पर याद रखें बेटा, कॉम्पिटिशन देने जाएंगे तो वहाँ ऐसा थोड़ा ही होगा कि AP होगा GP होगा। जब आप बड़े 12th कर लेंगे तो कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो ये सेंस हमको यहीं से डेवलप करना है कि ये सीखना है। अब पहले मैं इसको AP बताने वाला हूँ, कैसे देखो। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन, 50 इंटू 1/2 सबसे कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है देखो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस डैश 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 प्लस अप टू 15th टर्म, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, 50 इंटू हाफ, और इसको मैं लिख देता हूँ इट इज़ एन AP। अब तो आपको भी दिख रहा होगा, चलो ऐसा कर लेते हैं, यही लिख लेते हैं, ऐसा लिखे, चलो यही लिख लेते हैं, इट इज़, चलो अभी गैप छोड़ देते हैं। नाउ पहले यहाँ बता लेता हूँ मैं, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3, इसे एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, ये आंसर में लिख लेंगे, प्लस डैश 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 प्लस अप टू 15th टर्म्स, इट इज़ एन AP। याद रखिए, अगर आपने एग्जाम में कर दिया और ये बताया नहीं AP है और आप सीधे ठोक रहे हैं रट करके क्वेश्चन, तो आपके नंबर जा सकते हैं। इट इज़ एन AP हुज फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1/4, आपको दिख ही रहा होगा ना, डिफरेंस हमें पता है 1/4 का आ रहा है, एंड D इज़ ऑल्सो 1/4, हेंस लगा लेते हैं, हेंस 1/4 प्लस 2/4 प्लस डैश 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 प्लस 15th टर्म तक का सम इज इक्वल्स टू S15। ठीक है, सही आई बात समझ में, ओके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15/2 2A प्लस 14 इंटू D। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व, ये हाफ हो जाएगा, 15/2 अंदर बचा हाफ प्लस ये 7/2, 15/2, ठीक चल रहा है मामला? हाँ जी सर ठीक चल रहा है। 4 कितना हो गया 30, अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है 30 तो आ रही है ना। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को इस तरफ ज़रूरत पड़ने वाली है।
नोट कर लीजिए इसे। चलिए हो गया होगा नोट, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। इसको यही चल रहा है आगे, तो इक्वल्स टू का साइन में मार रहा हूँ, तो लिख देता हूँ। सो एस कितना था वो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस डैश 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 प्लस 15 टर्म इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था 30, यूजिंग इन इक्वेशन 1 जो मैंने बनाई थी, है ना, वो क्या थी, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आया था 50/2, 50 × 1/20, 50/2 इंटू ये इसकी वैल्यू 30, काट लीजिए 15 जा कितना आएगा 75। अच्छा एक चीज़ और, हमने जो लिखा नहीं हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये देखो ये सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर नहीं मीटर में चल रहा था, है ना, ये मीटर में था इंटू ये मीटर में था इंटू ये मीटर में था, तो यूनिट क्या बनेगी मीटर क्यूब, तो लिख दूँ यहाँ पे 750 मीटर क्यूब, एंड दिस इज़ अवर आंसर। और ये क्वेश्चन का हो गया स्वाहा। ठीक है, आया समझ में, मीटर क्यूब। तो बेटा आज हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली एपी चैप्टर, उसके हर एक टाइप के वेरिएशन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो आप रिफ्रेशर के क्वेश्चंस पे अगर लेंगे हाथ में तो इजीली आपको आएंगे, और नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेजिए, डेफिनेटली जैसे ही देखूँगा आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, फिलहाल मैथ्स में इतना रोक लेंगे, मैक्सिमम इतना सिलेबस हमारा हो चुका है कि अगर स्कूल खुलेंगे भी तो भी हम लोग इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, है ना, इतना सिलेबस हो चुका है। कल से हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको इससे हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। लाइक्स आजकल आप लोगों के बहुत कम आने लगे हैं, कमेंट तो आपको करना ही करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ ऑफ फिजिक्स, गुड बाय।